ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो ये हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स, अपना जुलाई बैच, और उसका लेक्चर 0 है। आज की क्लास के अंदर हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, और एट द एंड हम इस चीज़ को एनालाइज भी करेंगे कि ये प्रैक्टिकली हमें किस हद तक बेनिफिशियल होगा, क्या कुछ हम इसके अंदर लर्न करेंगे, और किस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्राइमरली मुझे अभी तक जितना भी आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि आप सब किसी न किसी तरह से अकाउंटिंग या कॉमर्स के बैकग्राउंड के साथ लिंक्ड हैं। एम आई राइट? कोई ऐसा शख्स इस वक्त हमारी क्लास के अंदर मौजूद है जिसका कॉमर्स या अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ना हो? जिसका नहीं है, काइंडली एक बार मुझे बता दें, ताकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी क्लास की पेस सेट करने के लिए, कि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से बाहर का है तो फिर हमें चीज़ें ऑफ कोर्स ज़्यादा ही डिक करनी पड़ती हैं। और अगर सबका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो फिर हमारा जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम एडवांस चीज़ों के अंदर जाते हैं। Yes, sir. I have commerce background, banking and finance. ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके। ठीक है। किरण, आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा बैकग्राउंड नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, मैंने पढ़ा अ, है। अच्छी यूट्यूब बात है। से कौन वीडियो सी? देखी है। अच्छा, यूट्यूब से वीडियो देखिए। आपका ये बैकग्राउंड क्या यस है? सर। आपका बैकग्राउंड है क्या पॉलिटिक वैसे? मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन यस सर। अकाउंटिंग की आपको नाउ हाउ है पड़ी। ठीक है। यस सर। ओके। चलें, शुरू करते हैं। थैंक यू डजेंट सर। मैटर किसी का बैकग्राउंड है या नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी पेज जो है वो सेट हो जाएगी इंशाल्लाह इसके साथ। ठीक हो गया। ओके। एक चीज ध्यान में रखें, जो हम अकाउंटिंग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, इनमें बहुत फर्क होता है। और खास तौर पे जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ी, कुछ आपने आईकॉम में पढ़ी होगी, किसी ने बीबीए के अंदर पढ़ी होगी, किसी ने एमबीए के अंदर पढ़ी होगी। ये जो हमारा सिलेबस है ना, एक्चुअली ये डिजाइन किया जाता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेस के ऊपर। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको बने हुए अराउंड कोई 100 ईयर प्लस। मतलब ये इस तरह नहीं है कि ये स्टैंडर्ड किसी एक दिन को बने और फिर सारे इंप्लीमेंट हुए। ये भी द पैसेज ऑफ टाइम ऐड होते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर भी कुछ ऐड हुए थे, नई नई अपडेट्स आती हैं, चीजें ऐड होती रहती होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं कि इनको कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली चीजें आपको क्लियर की जाए। प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, तो इन स्टैंडर्ड्स की जो इम्प्लीकेशन आज से, अगर मैं कहूँ 10 साल पहले थी, वो आज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर जब हम चीजें देख रहे होते हैं, मल्टीपल साइकिल्स देख रहे होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस देख रहे होते हैं, उसकी देन हम आगे मल्टीपल लेजर्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, जिनका बैकग्राउंड है वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा साथ। इसी तरह हम उनके अंदर डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स देख रहे होते हैं। थ्योरेटिकली ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। और खास तौर पे आज से अराउंड, अब मैं बात करूं 2020 10 के बाद, 2010 के बाद, जो हमारे 2010 के बाद जब ये आईटी के अंदर जो बूम आया है, इसके अंदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ने इंट्रोडक्शन किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर अकाउंटिंग पैकेजेस इंक्लूड हुए हैं। ठीक है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्सेल नहीं आता, अकाउंटिंग पैकेज एक्सेल नहीं है। एक्सेल एक जनरली रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसको आप किसी भी पर्पस के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं या अमेंड कर सकते होते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ये किसी भी तरह से सूटेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन उसके बाद क्योंकि अकाउंटिंग पैकेजेस आए, तो अब जब प्रैक्टिकली चीजें हम कर रहे होते हैं, तो वो जो हम थ्योरेटिकली एक फ्लो फॉलो कर रहे होते हैं ना, कि वंस देयर विल बी अ ट्रांजैक्शन, देन विल बी अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, देन इट विल गो टू बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, और फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की मल्टीपल टाइप्स थी। उसमें फिर देन वहां से लेजर्स के अंदर डबल एंट्री, और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग्स और एडजस्टमेंट्स, और फिर ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनाते थे। प्रैक्टिकली अब चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। इतनी डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली चीजें नहीं जाती, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज चीजें हैं। अच्छा, बाद में अगर कोई शख्स मेरा ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे देख रहा होगा, तो काइंडली आपने कोई भी स्पीड इसकी 1.5 या 2 नहीं करनी। मैं ऑलरेडी 1.5 पे ही बात करता हूँ। जिसको अगर कहीं पे लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो या समझ ना आ रही हो कोई बात, तो मुझे बीच में रोक देगा। ठीक है। तो चीजें बड़ी प्रैक्टिकली मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब तक हमारे लिए वो स्टेप्स सारे क्लियर नहीं होंगे, अकाउंटिंग पैकेज के अंदर चीजें हम कंसेप्चुअली उनकी क्लासिफिकेशन के अंदर, उनकी कैटेगराइजेशन के अंदर हम हमेशा गलती करेंगे। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली अब हमें अकाउंटिंग दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है इस कोर्स के अंदर। एक
तो हमें वो पहले अपना सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो था उसको कवर अप करना है। मतलब ज्यादा हमारा थ्योरेटिकल होगा नहीं, लेकिन वो कंसेप्ट हमें सारे कवर अप करने हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिकली किसी सॉफ्टवेयर को यूज करें तो हमें पता हो कि देखने में तो ये वाला स्टेप परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे जो टेक्निक है, ये लॉजिक है, उसमें वो स्टेप हो चुका है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है अंडरस्टैंड करना। अच्छा, देन अगर हम बात करें इस कोर्स के अंदर, तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स होपफुली इसको जो है अंडरस्टैंड भी करेंगे और इंशाल्लाह आगे लेक्चर के साथ कंप्लाई करेंगे। नंबर वन, आपके पास नोटबुक मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, जो अकाउंटिंग आपने पढ़ी है और जो मैं आपको पढ़ा रहूंगा, बिलीव मी अराउंड 80% टर्म्स ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये वो टर्म्स होती हैं जो हमारा प्रैक्टिकली यूज होती हैं जब हम बिजनेस के बैठे होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, जो थ्योरेटिकली टर्म्स यूज होती हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास नोटबुक लाजमी मौजूद होनी चाहिए जिसमें आपने ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। जो भी आपको बीच में नई वोकेबलरी मिले, नया नॉलेज मिले, वो आपने अपने नोटबुक के अंदर मस्ट लिखना है। और ये क्यों होता है जरूरी, तो मैं आपको एक बता दूं। देखें, हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो आपको इस तरह बुक के अंदर या कहीं पे एग्जाम्स के अंदर तो हमने उसको लिखना नहीं, यूज भी नहीं होना, लेकिन जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठे होते हैं ना, जब बिजनेस के पॉइंट से बैठे होते हैं, जब आप एज अकाउंटेंट कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे टर्म्स ऑलरेडी यूज हो रही होती है और आपको वो सिखाई जाती है। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आपकी एफिशिएंसी स्लो है। आप बीबीए, बीकॉम, आईकॉम, इन फील्ड्स के अंदर आपने मुख्तलिफ तरह के आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी में भी पढ़े हो, मतलब कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन आईटी से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट लाजमी होता है इनके अंदर। उसका पर्पस ये नहीं होता कि आपको आगे चल के सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाया जाए या आपको आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनानी है, नहीं। वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी बिजनेस पे जाएं काम करने के लिए, तो आप ऑलरेडी उन टर्म्स से यूज टू हो जो उनके अंदर यूज होती है, आईटी के अंदर यूज होती है, ताकि वहां पे आप कंफ्यूज ना हो और कंसेप्चुअली मिस्टेक ना करें। तो नंबर वन, आपके पास नोटबुक मौजूद होनी चाहिए जहां पे जब हम टर्म्स यूज करेंगे, खासतौर पे जब हम गूगल शीट के अंदर ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, चीजें हम अपने लेजर्स बनाएंगे और बाकी चीजें, तो वहां पे काफी सारी टर्म्स आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, और ये है कि देखें, ये एक ऐसा कोर्स है जिसका आपने एग्जाम नहीं देना, इसमें आपने लर्न करना है। और वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप इंगेज नहीं होंगे। ना तो मेरे लिए पढ़ाना इंटरेस्टिंग होगा, ना मैं वो चीजें आपको क्लियर कर पाऊंगा। देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आई एम अ प्रैक्टिशनर। तो मैं जिस अगर आप कोर्स मेरी पेस के ऊपर छोड़ेंगे तो मैं अपने हिसाब से लेके चलूँ, लेकिन जब तक आप खुद बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुझे आपका पता ही नहीं चलेगा कि आप किस हद तक कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि जब ये हमारी क्लास हो तो आप किसी साइलेंट रूम के अंदर हो और आपके माइक वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगे कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, तो मैं उससे आगे नहीं चल पाऊंगा। ये कम से कम मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मैंने आपको वो चीज सिखा दी है या आपने वो चीज सीख ली है। ठीक हो गया? ओके, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी असाइनमेंट्स होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो मैं आपको वर्किंग में दूंगा, आपने वो लाजमी करनी है, क्योंकि अगर वो आप ना करके आए तो हमारा लेक्चर आगे परफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब अगला लेक्चर देना होता है तो आपकी उसकी बेसिक पिछली जो वर्किंग होती है या आपकी असाइनमेंट होती है, उसकी बेस के ऊपर अगला लेक्चर कंटिन्यू कराना होता है, क्योंकि मैंने पहले एनालाइज करना होता है आप किस हद तक उस चीज को ग्रिप कर चुके हैं, कौन कौन से आपके एरर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे आपको चीजें जो है स्ट्रॉन्ग करनी है, और फिर जो सबसे कमजोर असाइनमेंट होती है उसको मैं पकड़ता हूँ और फिर उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू करते हैं। तो अगर आप होमवर्क करके नहीं आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए भी आसान नहीं होगा कंटिन्यू करना, और आपको भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो असाइनमेंट जो भी मिले क्लास के अंदर आपने वो लाजमी करनी है। ठीक है, क्लास लेने के बाद आपने रिकॉर्डिंग मस्ट देखनी है, क्योंकि इसके अंदर जब हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स ये हमारा कोर्स एक्सेल का नहीं है, अकाउंटिंग का। इसके अंदर मैं बहुत सारे फंक्शन यूज कर रहा हूँ, फार्मूलाज यूज कर रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आप इतनी जल्दी उसको पिक नहीं कर पाएंगे कि मैं वहां पे कर क्या रहा हूँ। तो आपने रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है बाद में, और देखना है कि जो हमने खास तौर पे एक्सेल के अंदर काम किया होगा उसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, किस तरह से चीजों को लिख रहा हूँ, लिंक्स किस तरह आपस में कर रहा हूँ, रेफरेंस कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं साथ बता रहा हूँ। लेकिन उतने टाइम के अंदर जितना नॉलेज आपको दिया जा रहा होगा, ये नहीं होगा कि वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग लेक्चर मस्ट देखने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको जिस तरह हमारी ये रात क्लास हुई है तो कल तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं रात को ये सेंड कर देता होता हूँ, तो सुबह ये आपके पास अवेलेबल होंगे। ये हमारा अगला पॉइंट था। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस के ऊपर।
थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को करते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करना है। बेसिकली हम शुरू कहाँ से करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसकी एक हमारे पास वर्किंग शीट मौजूद है। सेम इसी तरह गूगल शीट हमारी एक हम अलहदा से बनाएंगे, और उस गूगल शीट का लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। आपके पास व्यूअर एक्सेस होगी, एडिट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी काम होगा हम इसी के ऊपर कर रहे होंगे, और आपने यहीं से रिवाइज करना होगा। सारी असाइनमेंट्स हमारी यहाँ पे आएंगी, हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स यहीं पे डिजाइन करेंगे। हम उससे मुख्तलिफ तरह की चीजें प्रिपेयर करेंगे, अपने लेजर्स प्रिपेयर करेंगे। उससे हम अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारी डिमांड होती है एक बिजनेस की, वो जनरेट करना हम सीखेंगे इसमें से। तो इस एक्सेल के अंदर और गूगल शीट के अंदर एक माइनर सा फर्क है। एक्सेल थोड़ा एडवांस है, गूगल शीट एक बेसिक है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितने फंक्शन एक्सेल के अंदर चाहिए होते हैं वो गूगल शीट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा, गूगल शीट आप यूं समझें कि आप क्विक बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उतना ही इफेक्टिव है। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस हैं, अगर मैं बात करूं स्मॉल साइज बिजनेसेस, तो 90% गूगल शीट या एक्सेल यूज करें अपनी अकाउंटिंग के लिए। मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर भी अराउंड 60 to 65% बिजनेसेस गूगल शीट या एक्सेल यूज करते हैं। हाँ, ऊपर वाले जो 40% है वो फिर क्विक बुक पे चले जाते हैं, जीरो पे चले जाते हैं। और फिर जो लार्ज साइज बिजनेसेस होते हैं, जिसमें यूनिलीवर है, नेस्ले है, पेप्सिको है, वो सैप आ जाता है वहां पे, या ओरेकल आ जाता है, ओडो किसी हद तक आ जाता होता है। ओडो मीडियम में भी यूज होता है, लार्ज में भी यूज होता है। ये डिफरेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर है ना, अकाउंटिंग के इनके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और यूज करने होते हैं। तो लिहाजा जो हमारी नीड है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% बिजनेस, 70 नहीं 80% बिजनेसेस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज की। तो एक मेजर रिक्वायरमेंट हमारी यहीं पे पूरी हो जाती है। और अगर अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते भी हैं जहां पे क्या कहते हैं ऑलरेडी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, अगर आपको उसकी एक्सेल के ऊपर चीजें क्लियर नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको लर्न करने में इतना ही टाइम लगेगा जितना कि इस कोर्स के अंदर लगेगा। लेकिन अगर आपको एक्सेल के ऊपर या गूगल शीट के ऊपर ग्रिप मौजूद है, और इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, देखिए ये चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है क्विक बुक वाली, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दूंगा एट द एंड, और हम इसके ऊपर ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत करेंगे, वो आपकी अपनी असाइनमेंट होगी। तो आप देखेंगे कि वंस अगर आप गूगल शीट के ऊपर काम सीख जाते हैं, तो कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होगा आपके लिए कंसेप्चुअली उसे ऑपरेट करना बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। बस एफर्ट कहाँ पे होगी, उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो टर्म्स यूज हो रही है वो आपको पता हो। देखिए, अकाउंटिंग के रिलेटेड जो टर्म्स होती है ना, वो तकरीबन हर जगह सेम होती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे अकाउंटिंग के अंदर ऐसी भी होती हैं जो एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होती। जैसे सॉर्ट ऑफ कस्टमर लिस्ट मेंटेन करना। कस्टमर लिस्ट इज नॉट एन अकाउंटिंग टर्म, ये एक हमारी अपनी एक टर्म है जो हम अपनी सहूलत के लिए रिपोर्ट बना रहे होते हैं। एंड सेम इसी तरह कस्टमर लिस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह की जो सेपरेट साथ में अलहदा एडिशनल चीजें हम बना रहे होते हैं, उनकी जो टर्म्स होती हैं वो हर सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से यूज कर रहा होता है। कोई वेंडर लिख रहा होगा वेंडर लिस्ट, तो कोई लिख रहा होगा सप्लायर लिस्ट, ठीक है। कोई लिख रहा होगा क्या कहते हैं जिनसे हम कोई क्रेडिट सप्लायर, कोई लिख रहा होगा डेबिट कस्टमर्स। मतलब टर्म्स वो वाली थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उनके साथ आपको यूज टू होने में लगेगा, लेकिन फ्लोज सारे सेम होते हैं वहां पे। एंट्री पास करना, देन उसका आगे पोस्ट होना, और फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना, वो तकरीबन सेम प्रोसेस होता है। तो अगर आप ये लर्न कर लेते हैं, तो आगे कहीं पे कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा होगा ऑलरेडी आपको 70% आ चुका होगा। और ये चीज जब हम एंड पे बैठे होंगे तो मैं आपको एक आधे लेक्चर के अंदर क्विक बुक का ओवरव्यू दूंगा, और वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि ये चीजें बेसिकली क्विक बुक के अंदर भी एज इट इज होती हैं, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ क्विक बुक ही यूज होता है। अगर गल्फ की कंट्रीज में जाए तो वहाँ पे टैली यूज होता है, यूके, यूएसए और हमारे एशियन कंट्रीज, इनमें क्विक बुक ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक हो गया। तो जो है आपके पास ये जो होमवर्क होगा आपने इसको लाजमी परफॉर्म करना है। और हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमने स्टार्ट बहुत ही बेसिक से करना, बड़ी बेसिक चीजों से। हमने इनिशियली अपने कंसेप्ट ही पहले सारे रिफाइन करने हैं, उनको क्लियर करना है। और हमने एट द एंड जाना कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को करने के बाद। इसके अंदर जो फाइनेंस और कॉस्टिंग का पार्ट है वो भी हमारा इंक्लूड है, लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं होता। लिहाजा हम पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कवर करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली एंड पॉइंट हमारा ये है कि हमने अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करके एट द एंड जो हमारी ऑडिट रेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उनको प्रिपेयर करना होता है। मतलब समथिंग लाइक दिस, ये चीज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना।
ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एंड देन हमारे नोट्स, और फिर हमारे इसी तरह चेंजेस इन इक्विटी, एंड इसी तरह हमारे फिक्स एसेट स्केड्यूल। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो बेसिकली हमारी ऑडिट रेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इन्हीं के ऊपर ऑडिट होता है और यही फॉर्मेट चलता है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? बिल्कुल बेसिक से, एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करने से हमने शुरू करना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस कोर्स के अंदर हम, हमारा तकरीबन 80% सिलेबस बेस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। एट द एंड हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के काबिल होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, अ, अपनी सिलेबस में चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। इस सिलेबस को भी थोड़ा सा फर्दर रिफाइन होने की जरूरत है। इसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड नहीं है जो हमने सिलेबस के अंदर करनी है। और एंड रिजल्ट मतलब नॉर्मली देखा जाए तो ये 3.5 मंथ्स एंड 30 आवर्स का है। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, जब तक हमारी चीजें कंप्लीट नहीं होती, अ, हम अपने कंसेप्ट को पूरा अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक ये कोर्स वाइंड अप नहीं होगा। तो कोई इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होगी कि बस जस्ट 30 आवर्स है और हमने उसके अंदर खत्म करना है, आप में से कोई पीछे रह रहा है तो वो पीछे रह जाए। तो एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जब इस कोर्स को करके निकलें, यू आर प्रैक्टिकली स्ट्रांग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आप उनसे इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करें। एज अकाउंटेंट जब आप अपनी जॉब पे जाएं, जब वो आपसे बात करें तो आपको पता, आपको पास नॉलेज हो, आप उनको बता सकें। देखें, हमारी इंडस्ट्री एक इंटेंजिबल इंडस्ट्री है। जब हम कहीं जॉब पे जाते हैं या जब हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो वी हैव नथिंग टू शो। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को दिखा सकें कि ये हमने बनाया है, ये बिल्डिंग हमने बनाई है, या ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। तो हमें किसी क्लाइंट को या किसी भी जॉब को विन करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्राइमरली डिपेंड करती हैं आपकी वोकेबलरी के ऊपर। हम सबके माइंड के अंदर आइडियाज मौजूद हैं एंड मल्टीपल आइडियाज मौजूद होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है? ऑन द राइट टाइम हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम उसको कन्वर्ट कर सके उनके अंदर। तो लिहाजा आपके पास सफिशिएंट अकाउंटिंग वोकेबलरी मौजूद होगी कि आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठे या किसी क्लाइंट के साथ बात करें तो आप उसको बता सकें कि यस, यू आर अ कैपेबल पर्सन, आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, आपको चीजों का पता है। ठीक हो गया? ओके, तो ये नॉर्मली 3.5 मंथ्स एंड 30 आवर्स का कोर्स होगा। लेकिन बिलीव मी, इससे ज्यादा ही हमारा काम जाएगा। इतने इससे ज्यादा जब हम कोर्स का टाइम रखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन बहरहाल रेस्ट अश्योर, अगर आप 30 आवर्स के अंदर चीजें ग्रास्प करेंगे, हम 30 आवर्स के अंदर इसे करेंगे। अगर हमें ज्यादा टाइम लगा तो हम ज्यादा टाइम इसको करेंगे, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। जब तक हम चीजें कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सर एक हमारे क्वेश्चन फीचर। था। जी जी, श्योर। सर एक चीज़ तो ये बता दीजिएगा कि जब आप लेक्चर दे रहे होंगे तो इन बिटवीन आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं या कोर्स के बिल्कुल आखिरी कर में करें सकते। आपसे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ना। देखें, अगर तो कोई जनरल सा क्वेश्चन है तो वो तो या तो क्लास के शुरू में नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूँ कि लास्ट लेक्चर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और या फिर क्लास के एंड पे हम वैसे भी गपशप करते हैं थोड़ी बहुत लेक्चर का दबाव उतारने के लिए, तो उसमें होते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है कि ड्यूरिंग क्लास आपके माइक्स ऑन रहने चाहिए। और वो इसलिए कहा है कि जहाँ बिल्कुल पे कोई ठीक। चीज समझ नहीं आ वेरी रही गुड। होगी या कहीं पे कोई डिस्कशन हमारी पेंडिंग होगी, तो वो आप उसी वक्त साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका हो। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लास में बैठे 70% बच्चों का क्वेश्चन वही होता है, लेकिन जस्ट हिम्मत एक शख्स करता है। ठीक, तो वो ठीक है मैंने हिम्मत कर ली है सर। थैंक जी, यू वेरी बिल्कुल। मच। आमिर साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह इस क्लास के दौरान आपका एहसान रहेगा बाकी सबके ऊपर। इंशाल्लाह। नहीं नहीं सर। सर एक क्वेश्चन ही करना था कि जैसा कि आपने बताया, मैंने थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन देखी थी बिफोर दी हम्म, पार्टिसिपेशन ऑफ दिस क्लास, कि ठीक है आप लोगों श्योर। ने उसमें बैंकिंग बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने कवर नहीं किया हुआ, जबकि ट्रेजरी सेक्शन जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है, वन ऑफ द मोस्ट पाइवट रोल इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। हम्म कि हम्म ट्रेजरी के अंदर आपके तमाम जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स होती हैं, उसके अलावा जो आपकी एलसी की जो प्रेपरेशंस होती हैं, एलसी हम्म। हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। जी जी उसके बिल्कुल। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके रेट्स करवा रहा होता है, उसको डन कर रहा होता है, और फिर उस पर हम्म नेगोशिएशन होती है। बैंकिंग चैनल्स होते हैं कि बैंक्स में आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं। हम्म फिर आपका जो ये आपका जो लोन्स का जो मामला होता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, रनिंग फाइनेंसेस हैं। तो हम्म। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मुझे इसमें नजर नहीं आया, तो इसके बारे जी में जरा बिल्कुल। सा कुछ आगे आमिर बताइएगा। साहब, बात यह है कि हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड उसका फाइनेंशियल एनालिसिस बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर बात कर रहे हैं, और जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं ये एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है। एंड बिलीव मी, यहाँ बैठे किसी भी शख्स को उसकी बेसिक का भी आइडिया नहीं है। उसके लिए क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड आपका सीएफए का होना चाहिए, फाइनेंस का प्रॉपर होना चाहिए, और वो एक बहुत बहुत लेंथी कोर्स है। ख्वाहिश तो हम सब की यही होती है कि हम सभी लर्न कर रहे हैं हर जगह पे, लेकिन हमें बहरहाल कहीं ना कहीं पे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ती है कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अगर गए तो हमारी क्लास के अंदर बैठे हुए जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, या तो वो नहीं कवर कर पाएंगे, या हमारा टाइम बहुत ज्यादा उसके अंदर लग जाएगा। तो इन सब को एक बाउंड्री के अंदर हमने लिमिट रखना होता है। तो प्राइमरली दिस कोर्स इज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड देन सेकेंडरी इसके अंदर वो फाइनेंस का पोर्शन इंक्लूड है जो बेसिकली एक कंपनीज के अंदर एज अकाउंटेंट जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपको फेस करना पड़ सकता है वहां। ठीक हो गया। ठीक हो गया हम सर। वो जो आप बैंकिंग वाली बात कर रहे जी। हैं, एलसीज एलसीज एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। उसके अंदर सिर्फ आपका फाइनेंस नहीं आता, उसमें आपकी पीआरशिप आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी बैंकिंग रिलेशंस आते हैं उसके आपका अंदर। परचेज परचेज डिपार्टमेंट आता है, आपका पूरा उसमें कवर होता है, परचेज और बिल्कुल एक्सपोर्ट ऐसा है। डिपार्टमेंट। बिल्कुल उसके अंदर फिर आपको जेडीज और उन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा वो आपको होना चाहिए। खैर बहरहाल तो ख्वाहिश हमारी हो सकती है, लेकिन हमें बहरहाल कहीं ना कहीं पे बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है। Sir, I जी have question. जी जी हाफिजा। सर, आप मतलब वो चीजें हमें कवर करवा रहे हैं जो अगर हम इंटरव्यू देने जाएं एज अ फ्रेशर, हमसे इंटरव्यू में पूछी जाए और हम उन्हें बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें, हमारे जॉब के नहीं लिए इजी हो सके। नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी बेसिक चीज आपने की है। हम बेसिकली इस कोर्स के अंदर वो करने जा रहे हैं कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही तो फाइवर या अपवर के ऊपर जाके आप अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें। आप लिंक्डइन पे अपने क्लाइंट्स ढूंढें, आप फेसबुक के अंदर अपनी बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करें। तो हम तो उस लेवल पे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बड़ा एक बेसिक सा बताया है कि चलें जी, इतना कम से कम तो ये होगा कि ना जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपके पास नॉलेज हो। ठीक है। ओके सर। ओके। तो हमारा जो काम होगा ये बेसिकली ज्यादा होगा आगे। आप अपनी क्लाइंट हंटिंग पे जा सकते हैं। बिलीव मी, जो हमारा लास्ट कोर्स है उसके अंदर बच्चों ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, और ये हमारी क्लास की असाइनमेंट्स होती हैं। आपकी एक मेजर असाइनमेंट जो हमारी इस क्लास के दरम्यान होगी वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की होगी। आपने अपने आप में से किस किस के लिंक्डइन पे प्रोफाइल बने हुए हैं? जी सर, मेरा तो है। सर, ओके मेरा हर तो सर। है। ओके ठीक है। उसके ऊपर वर्किंग कितनी है आपकी? सर, एक्चुअली मैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाती हूँ, हाफिजा हाफिजा कुरान, ओके तो इसलिए आपको उसी तो की मैंने फ्रीलांस, बनाई है। ठीक है, जी आपको तो पर्सनल ब्रांडिंग का भी आइडिया होगा। जी जी सर, तो आप मार्केटिंग का अपना भी है सर्विस मुझे। पेज, अपना एक सर्विस पेज नया बनाना शुरू कर दें अकाउंटिंग का, आमिर साहब। सर, इसके जी बारे सर। में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैन यू गाइड मी सर? बस ठीक है, वो मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा, देखिएगा। एंड बाकी तमाम जो इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कम से कम प्रिपेयर करें। फिर देन उसके ऊपर सर्विस पेज अपने जो है उनके ऊपर काम शुरू करें। पर्सनल ब्रांडिंग हमारी सर्विस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। अब उस फोबिया से निकल आए कि आप पोस्ट लगाएंगे तो कोई क्या कहेगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट तरीके से होती हैं, आपको चीजें शो करानी पड़ती हैं, खासतौर पे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आपकी एक असाइनमेंट अभी से है कि आप सबके लिंक्डइन पेज हमारी अगली 2-3 क्लासेस तक तैयार हो चुके होने चाहिए। ओके। सर फर्ज करें कि हम कोई जी जी। बुक्स अगर करके चले जाते हैं, जैसे हम कोई ठीक है। बुक्स का आइडिया ले लेते हैं, अकाउंटिंग के हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेहतर हम्म, कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम जाहिर है कि डेबिट हमेशा डेबिट ही रहेगा और क्रेडिट हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। श्योर। और इंटरनेशनल जो आईएफआरएस हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है वो भी हमें किसी हद तक कुछ ना कुछ हमारे माइंड में है। बस ठीक है। जब हम किसी मल्टानेशनल की तरफ मूव करते हैं, लाइक किसी फार्मास्यूटिकल में जाते हैं या किसी बड़ी हम्म, फर्म में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको SAP S4 हाना आपको मिलता है, जो कि उनका बड़ा, जो कि एक बड़ा हम्म, ERP सिस्टम है, ठीक है ना। अब हम्म। आप वहाँ पे फाइनेंस में जाते हैं, तो आई थिंक कि सिर्फ आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के वहाँ ना नहीं जा पाएंगे, बल्कि आपको SAP की एक एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। एम आई राइट आमिर सर? साहब, जी बिल्कुल आमिर साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। जो सैप है ना, एक्चुअली सैप इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो एक इट्स एन 100% ERP। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है वो। उसके अंदर हर मॉड्यूल अपनी जगह पे मौजूद है।
ऑर्गेनाइजेशन का हर डिपार्टमेंट उसका एक सेपरेट मॉड्यूल मौजूद है। अब आपने अगर अकाउंटिंग के अंदर जाना है, जो उनका FIA का मॉड्यूल है, आप अगर उसके अंदर जा रहे हैं तो मैंने आपको फिर कहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर होगा इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा होगा। लेकिन सैप के अंदर जो टेक्निकल चीज है ना, वो दो चीजें हैं। नंबर वन, उसके अंदर एक चीज है इम्प्लीमेंटेशन लेवल, कंसल्टेंट लेवल की, कि जहां पे आपने जाके प्रोसेसेस, मॉड्यूल्स, डिपार्टमेंट्स डिजाइन करने हैं, देन उनको आपने इंटीग्रेट करना है आपस में। दैट्स अ बिग, क्या दैट्स अ कह सकते हैं डिफरेंट आप थिंग। उसको, डिफरेंट थिंग। और उसके लिए आपको IT का, अकाउंटिंग से भी ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, खासतौर पे सैप के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज आती है उसको यूज करने वाला, ठीक है, जहां पे आप एंड जा रहे यूजर। होते हैं। यूजर, यूजर की जब हम बात करते हैं तो बिलीव मी, आप सैप के ऊपर भी चले जाएं, यूजर में जिस चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग रिक्वायर होगी वो होगी उसकी टर्म्स, बाकी प्रोसेसेस तकरीबन सारे सेम होते हैं। मेरे पास इस टाइम सैप लेकिन का आपको पूरा सॉफ्टवेयर एंड सर्वर उसका पड़ा हुआ है यहाँ पे, 30 GB का तो खाली उसका सर्वर है। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल। और सैप की ट्रेनिंग नहीं नहीं सर, वो तो पाकिस्तान के छोटी। अंदर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो जस्ट टाइम पास है। वो आपको सिंपल बता देते हैं ये सर्वर है, आपसे सर्वर इंस्टॉल ही नहीं होगा, जिस तरह से वो बता रहे होते हैं, मैंने मल्टीपल जगह देखा। नहीं, वो उनके सर्वर प्रॉपर भी है, घिसे पिटे होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते वो। बिल्कुल बिल्कुल। 2007 की विंडो पे तो अभी वो सर्वर चला रहे हैं। और वो सर्वर मीन्स के भी उसमें भी वो पीछे से इंटरवेंशन चलती रहती है, आप उस पर काम हम्म, करेंगे और पीछे से आपका डाटा भी डिलीट होता जाएगा, और आप बिला वजह में उसके पैसे भी भर रहे होंगे और कोई फायदा नहीं होगा आपको। और उसके लिए जो आपको लैपटॉप चाहिए विद 16 GB रैम मिनिमम चाहिए। साम सिस्टम पे तो चल भी नहीं सकता अगर वो अपने सर्वर भी डेफिनेट। और उसका जो डेटाबेस है वो भी इंस्टॉल करना है सिस्टम के अंदर, तो वो बहुत मुश्किल है। तो उसकी अगर मैं कहूँ ट्रेनिंग प्रॉपर जो है वो नॉर्मली UAE वगैरह में मौजूद है, वहां कराते हैं, और उसकी तकरीबन 10 से 15 लाख की कॉस्ट है सर्टिफिकेशन की। अगेन, सही मानो में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अगेन ख्वाहिश हमारी सब कुछ करने की हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमें कहीं ना कहीं पे बाउंड्रीज डिफाइन करनी है, और फिर ये स्टेप बाय स्टेप होता है। डेफिनेटली सर, राइटली ओके सेड। ओके ओके। तो ओके सर, गो अहेड सर। हाँ, आगे चलते हैं, थोड़ा सा सिलेबस कवर करते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें अकाउंटिंग की ट्रेनिंग, जो बेसिकली हमारी प्राइमरी अकाउंटिंग है, इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स प्लस एक्सेल के ऊपर हमने उसकी वर्किंग, देन उससे ऑटो जनरेशन ऑफ लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर एट द एंड जो हमारी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिट रेडी, वो प्रिपेयर करना इसके अंदर इंक्लूड होगा। बाकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली हम चीजों को लेके चलेंगे, जो आप डेली लाइफ के अंदर फेस कर रहे होते हैं उन्हीं एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, ताकि जो कंसेप्ट हैं आप उनको आपस में रिलेट कर पाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को जो जो भी हम टॉपिक कर रहे होंगे उसके ऊपर जो पॉलिसीज मौजूद हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कहें एसेट से रिलेटेड IFRS की पॉलिसीज, लाइबिलिटी से रिलेटेड, उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो इन जितने मामलात के रिलेटेड IFRS के हमारे पास रूल्स मौजूद हैं या पॉलिसीज मौजूद हैं, वो हम साथ साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, खासतौर पे अगर मैं बात करूं हमारी फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, इसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रेशियो एनालिसिस, देन वेरिएंस एनालिसिस, फिर उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस लेना, रीजंस आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे क्या कुछ हो सकती हैं, तो वो कवर करेंगे। कॉस्ट प्राइसिंग बिजनेस डिसीजन, ये एक रिलेटिवली माइनर पोर्शन है हमारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नॉर्मली ये आता है हमारी लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर कॉस्टिंग आता है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या ट्रेडिंग बिजनेसेस जो होते हैं इनके अंदर कॉस्टिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ये इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं होती। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉस्टिंग वाली चीज बहुत ज्यादा आती है। बहरहाल इसको भी हम करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो बिजनेस कंपनीज या मीडियम लेवल के ऊपर मर्जर एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और बाकी जो हमें कैलकुलेट करने होती हैं चीजें, वो हम इसके अंदर करेंगे, और ये सारी चीजें हम एक्सेल के ऊपर करेंगे स्टार्ट से ही। तो ये हमारे नॉर्मली फीचर है। बाकी कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर मौजूद है, आपका एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर अकाउंटिंग के साथ होना जरूरी है, ताकि जब हम बातें कर रहे हो तो आपको डिस्कशन समझ आए और कंसेप्ट हम उसको क्लियर करें। बाकी चीजें मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड हैं, लेकिन मॉड्यूल्स बनाने का पर्पस जस्ट इतना बताना है कि हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जब प्रैक्टिकली हम चल रहे होते हैं तो नॉर्मली इस तरह नहीं हो रहा होता, हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं, और फिर क्योंकि जब एक टॉपिक दूसरे के साथ लिंक होता है, हो सकता है वो थर्ड मॉड्यूल का टॉपिक हो, वो हमें फर्स्ट मॉड्यूल के साथ ही उसे करना पड़ेगा। तो एक कोई स्ट्रिक्ट, अगर मैं कहूँ कि ये बाइफरकेशन नहीं है कि हम मॉड्यूल टू मॉड्यूल चलेंगे। एक्चुअली हम इन मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको कवर करेंगे। जो हमारी वर्किंग होगी
वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि अकाउंटिंग के अंदर प्रोसेसेस किस तरह फ्लो करते हैं। ठीक हो गया। उसके अंदर नॉर्मली हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंपॉर्टेंस, आईएफआरएस, लॉ, ये सारा बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इसमें हम कोशिश करेंगे थ्योरी को कम से कम रखें, हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही रहें। देन उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है उसके अंदर जी सर, अकाउंटिंग साइकिल। थ्योरी तो हम मतलब यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में कवर करते हैं, थ्योरी ही बस पढ़ते ठीक है, हैं है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली थ्योरी के ऊपर हम गए, लेकिन हाँ कंसेप्ट हम करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, जहां हम जरूरत होगी करेंगे। हम ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर अपना फोकस करेंगे कि हमने एक्चुअली उनको परफॉर्म कैसे करना है। इसी तरह ये सारी चीजें अकाउंटिंग साइकिल वगैरह ये सब आपको आइडिया होगा, जस्ट हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। देन अगर हम जाते हैं लेजर्स की प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑफ कोर्स हाँ। अब यहाँ पे आते हैं जो लेजर्स हैं, देखें हमने अभी तक आप लोगों ने जितने भी लेजर्स पढ़े आई थिंक टी अकाउंट्स पढ़े होंगे। इसके अलावा कोई और लेजर पढ़ा है आज तक आपने, टी अकाउंट्स की फॉर्म के अलावा? ये नहीं बैलेंस का सर। लेजर तो है। कौन सा पढ़ा है आपने विशाल? आप डेट। सर मैंने तो टी अकाउंट ही पढ़ा। हाँ मेजरली टी अकाउंट पढ़े होंगे आमिर साहब, आप बड़ी ठीक बात करें। रनिंग बैलेंस अकाउंट, इसको हम कहते हैं रनिंग बैलेंस लेजर अकाउंट कहा जाता है, जिसके अंदर बैलेंस परपेचुअल अकाउंटिंग, पीरियोडिक अकाउंटिंग, परपेचुअल अकाउंटिंग। तो लेजर जो आज तक आप थ्योरेटिकली पढ़े हैं, आप टी अकाउंट की शेप में पढ़े हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो वहां पे लेजर्स टी अकाउंट की फॉर्म में नहीं बन रहे होते, वहां पे रनिंग बैलेंस अकाउंट की फॉर्म में बन रहे होते हैं। तो वो चीज ऑफकोर्स हमने सीखी। इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट आपने आज तक पढ़ा होगा। आप ऐसे किस किस ने चार्ट ऑफ अकाउंट की कोडिंग भी पढ़ी हुई है? मुझे थोड़ा सा है आइडिया इसका। थोड़ा सा आपको आइडिया है? हाँ देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट जितना इंपॉर्टेंट है उसकी उतनी ही कोडिंग इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा चार्ट अकाउंट हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि अगर एक बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है तो उसका चार्ट ऑफ अकाउंट आपने कैसे बनाना है, और अगर एक बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है तो आपको जाके, और उन्होंने अभी तक कोई अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं की हुई, बस उनके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, इनवॉइसेस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इनिशियली आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ताकि आप एक अपना स्टार्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन कर सकें, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकें। तो इसमें फिर हम अपनी कस्टमर लिस्ट भी देखेंगे, हम अपनी सप्लायर लिस्ट भी देखेंगे, जिनको हम स्टेटमेंट्स नॉर्मली कहते हैं, जो हम थ्योरेटिकली आप पढ़ चुके होंगे। परचेज साइकिल, सेल साइकिल में हमने हर कस्टमर के साथ जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बाद हम उसको स्टेटमेंट एक भेजते होते हैं। तो एक्चुअली वो स्टेटमेंट्स ऑटो कैसे बन रही होती हैं, साथ हमें अलहदा बनाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह एम्प्लॉयज की पेरोल भी हम साथ साथ देख रहे होंगे कि उनकी पेरोल हर एम्प्लॉय की अलहदा से कैसे बन रही होती है। तो खैर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस किस किस को क्लियर है जी आमिर साहब? सर मैं कह रहा था कि हम बीआरएस तो मेरा ख्याल है करेंगे अपने मॉड्यूल्स में। बैंक रिकंसिलेशन आप बात कर रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल करेंगे, बैंक वो रिकंसिलेशन तो को हम बहुत अहम देखेंगे। टॉपिक है। बिल्कुल हम देखेंगे, वो जरूरी है। जो हमारी कैश बुक है, जो हमारी बैंक बुक है, जो हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, जो नॉर्मली कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक जी जी, उसमें अनक्रेडिटेड चेक्स, अनडेबिटेड चेक्स, इमिशंस, एरर्स, मिसिंग जी। स्टेटमेंट्स, वो एक सारी हमें। जमाने में एक जमाने में तो चूंकि ये ईमेल की और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब तो हम्म, ऑलमोस्ट 99% बैंक्स में सिवाय नेशनल बैंक को छोड़ के तमाम बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो आपको पीडीएफ में या एक्सेल के फॉर्मेट में दे देते हैं, और जहाँ से आप फार्मूला से जो वो 5 मिनट में आप निकाल सकते हैं चीज़ें। तो ऐसा ऐसा ही है, इशू नहीं है। ऐसा ही ऐसा ही। ये पुराने जमाने में तो वो प्रिंट के प्रिंट निकल के आते होते थे, लास्ट डेज तो वो इनके क्या पूरे पूरे कहते हैं। लेजर पूरे पूरे लेजर्स रखने पड़ते थे। और फिर उसमें ऐसे जाने के एक भी एरर आ गया तो आपको फिर दोबारा करना पड़ेगी, परफॉर्म तमाम चीज़ें पॉइंट करनी पड़ेंगी पॉइंट आपको। पॉइंट 5 रुपीज की भी आपको सारी चीजें निकालनी पड़ती होती है। निकालनी पड़ेगी डेफिनेटली। दैट्स ऑडिट थिंग, आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, और हमारा काम ही इस तरह का है। इसलिए तो अकाउंटेंट सबसे बोरिंग लोग होते हैं ना। अच्छा, बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, बोरिंग, और एक और मैं वर्ड यूज करूंगा, माइंड ना कीजिएगा, हम इंतहाई हेटेड पर्सन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी मल्टीपल रीजन होती है। हम किसी हमारा को लोगों शक के की साथ निगाह से कोई देख रहे होते हैं ना। हमारा बेसिकली ऑडिट वाले जो है वो अकाउंटेंट्स को या फाइनेंस वाले को वो सिर्फ और सिर्फ डाउट की निगाह से देख रहे होते हैं कि यार ये चोरी है, ये इसने चोरी जी की है, इसको बिल्कुल पकड़ लो किसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये काम दोनों का होता है, अकाउंट्स वाले भी बाकी सबको चोरों की नजर से ही देख रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारा किसी के साथ कोई पब्लिक रिलेशन नहीं होता, सारा दिन अपने सिस्टम पे हमने बैठना होता है, तो कोई सर्कल भी नहीं होता, तो हम इंतहाई हेटेड पर्सन होते हैं। इसके लिए आप मेंटली तैयार नहीं, आपको सोशल सर्कल नहीं मिलने वाला ऑर्गेनाइजेशन में। खैर बुरी बातें छोड़ते हैं, अच्छी अच्छी बातों पे रहते हैं।
ओके, जो मैं बात कर रहा था, मुझे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट और ट्रायल बैलेंस में फर्क बता सकते हैं? सर चार्ट ऑफ अकाउंट तो नॉर्मली आपकी कोडिंग होती है, जिसमें कि आप किसी कोडिंग के थ्रू आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कि आपके एसेट्स, करंट एसेट्स एक तरफ होते हैं, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज एक तरफ कर दी जाती है, ऑनर्स इक्विटी में, कैपिटल रिजर्व्स में वो एक तरफ हम्म, होता है, एक्सपेंसेस इनकम के जो भी अकाउंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के, वो सारे एक तरफ होते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो। और हम्म, ट्रायल बैलेंस में इसकी इसकी तमाम लिस्टिंग एक साथ की जाती है कि जो जो आपके डेबिट बैलेंसेस के अकाउंट्स हैं, हम्म। वो एक तरफ आ जाएं, यानी कि एसेट्स के अकाउंट, फिर एक्सपेंसेस के अकाउंट, और जो क्रेडिट के अकाउंट्स हैं वो बेशक एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज की शक्ल में आ जाएं, लेकिन वो क्रेडिट के तौर पर वहां पे शो हो रहे हो आइडियली। ओके, देखें, बेसिकली इन दो में जो आपने ठीक बताया हम सब, जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, उनके कोड और उनके नाम, जबकि जो ट्रायल बैलेंस है इसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्लस उनके बैलेंसेस होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। बिल्कुल। उसके बाद हम करेक्शन ऑफ एरर, आइडेंटिफाइंग रेक्टिफाइंग कॉमन एंट्री मिस्टेक्स, वो चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, देन डबल एंट्रीज की तरफ हमारा जो है आगे, जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उनकी क्या कहते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन, आईएफआरएस की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उनमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आपने उसके अंदर डिस्कस करनी है। देन हमारा आता है ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रेवेन्यू रिकग्निशन, हम उसके अंदर मेन एक हमारा टॉपिक है। देन इसी तरह हमारी जो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अक्रूवल, कैश बेस अकाउंटिंग वर्सेस जो हमारी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती है, और बिजनेसेस में नॉर्मली अक्रूवल बेस अकाउंटिंग होती है। कैश बेस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग आई थिंक सबको आइडिया हो, ऐसी बात है? कोई मुझे बता सकता है कैश बेस अकाउंटिंग किस सेक्टर में यूज होती है? तो ज्यादातर ये ट्रेडिंग बिजनेस में, और जो छोटे पैमाने के जो बिजनेस होते हैं, कारखाने छोटे मोटे, हम्म, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल के एक वायर है जिसको गैल्वेनाइज किया जाता है, वो मेट्रिक हम्म, टन्स में आता है, उसको हम्म। गैल्वेनाइज किया जाता है, तो वहाँ पे कैश बेस सिस्टम ही चल रहा होता है कि वो दुकानदार आते हैं या फिर बाय उनके लॉ, डीलर्स आते हैं, वो कैश देते बाय हैं। लॉ, बाय लॉ, आप प्रैक्टिकली बात करें, मैं बाय लॉ पूछ रहा हूँ। बाय देखें, लॉ। बाय लॉ कैश बेस अकाउंटिंग इंडिविजुअल बिजनेस या पार्टनरशिप, ये दोनों अलाउ हैं कि ये कर सकती हैं, किसके मुताबिक? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक सिर्फ। इसके अलावा कंपनीज एक्ट या आईएफआरएस रिक्वायर करता है कि हर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेस करे, ठीक है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि इंडिविजुअल या पार्टनरशिप कंपनी होती है वो बिजनेस मॉडल्स अपनी कैश बेस अकाउंटिंग या अक्रूवल कर सकते हैं, कंपनीज जितनी भी होंगी वो सब अक्रूवल बेस यूज करें। प्रैक्टिकली अगर वेरी हम गुड बात करें, इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो छोटे मोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो कैश बेस अकाउंटिंग यूज कर रहे होते हैं, ये हमें लग रहा होता है क्योंकि हम डेली बेस की ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन बिलीव मी जब उनके एट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो फिर हमें अक्रूवल पे ही शिफ्ट करना पड़ता है। आपको जब आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है जाके इनकम टैक्स के अंदर, तब आपको अपने आप को एक्रूवल में शिफ्ट करना पड़ता है, ईयर एंड पे एडजस्टमेंट होती है। तो नॉर्मली कुछ ईयर एंड अकाउंट्स होते हैं ना, वो कंपनीज के अंदर बैठे इंप्लॉयज नहीं बना रहे होते, वो नॉर्मली टैक्स कंसल्टेंट बना रहे होते हैं या ऑडिटिंग वाले बना रहे होते हैं, तो उस चीज का आइडिया नहीं होता। तो खैर बहरहाल, प्रैक्टिकली जहां अलाउ है कैश बेस अकाउंटिंग वो है हमारा पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां पे टोटल अकाउंट सिंगल एंट्री बेस और कैश बेस होता है। ठीक हो गया? तो हमारा सारा तकरीबन अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस कर रहा होगा? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के ऊपर बेस कर रहा होगा, जो बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको अंडरस्टैंड करना, अकाउंटिंग इक्वेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कार्ड्स, पेरोल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको आइडिया है, लेकिन हम इनकी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीकेशन देखेंगे कि इनको हमने अपनी बुक्स के अंदर इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। कैश बेस के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, इनके पर्पज है इनको बिल्डअप करना, इनको रिकंसाइल करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वाकई एक मैस होता है पूरे का पूरा। ये काफी प्रैक्टिस के बाद जाके आता है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाए तो पहली अटेम्प्ट के अंदर ये आपकी टैली हो जाए, नॉर्मली ये टैली नहीं होती। तो इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हर बिजनेस के लिए,
कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ईयर एंड पे बैठ के एनालाइज करना होता है फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, कि आपने कहाँ कहाँ पे पीछे मसले थे, अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट्स थी तो वो किस वजह से थी, अगर कहीं पे इश्यूज थे तो वो किस वजह से थे। तो ये सब हमारे नॉर्मली इन एनालिसिस की वजह से हमें पता चल रहा होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये डिफरेंट तरह की रेशियो है, इनके हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे और हम ये देखेंगे कि इनके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज जो होती है तो वो किन एलिमेंट्स की वजह से होती है। फिर हमारा नॉर्मली कॉस्टिंग का एक इशू कंपनी आ की जाता एनुअल है। रिपोर्ट समझनी है सर आपसे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने कंपनी अभी की जो आपको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, स्टेटमेंट्स दिखाई थी वो वही हैं। जो 4 फाइनेंशियल्स होते हैं वो बेसिकली 5 उन्हीं पे होते हैं बेस कर रही होती है पूरी की पूरी। जी 5 होते हैं। और उनके जो बल्कि। नोट्स होते हैं सर, वो हम्म, भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो भी एक- आपको समझ में आ जाए तो एटलीस्ट आप स्टॉक में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने का, या उसके उससे रिलेटेड, या एक्विजिशन अगर हो रही हो, या मर्जर अगर हो रहा हो तो उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ गैदर हो सकती है। वो कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं। जब एक्विजिशन या जी ऑफ मर्जर होता कोर्स। है तब कंसोलिडेशन होती है, बिल्कुल। तब वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खैर बहरहाल करेंगे इंशाल्लाह, डिपेंड करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं कॉस्टिंग के अंदर। ये अच्छा, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्टिंग का। इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं, मतलब आईएफआरएस इसके ऊपर कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते। बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ना, ये नीड बेस्ड टॉपिक होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी उसको चीजें जरूरत होती हैं उस हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा रहा होता है, उस हिसाब से वो अपनी इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स वगैरह, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ये बेसिकली क्या होते हैं, इन केस आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपको एक्वायर करने जा रहा है, या आप कोई नई प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं, या आपका बिजनेस जो है किसी को एक्वायर कर रहा है, कोई मर्जर हो रहा है, तो उसमें डिसीजंस लेना। इसके अंदर अगर हम एडवांस लेवल पे जाएं तो फिर इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वो बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिक लेवल पे नॉर्मली हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनपीवी, इंटरनल आईआरआर, एमआईआरआर, इसमें हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसके अंदर हम इनको कवर करेंगे। ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी मिस हैं, जो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली करेंगे, जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बहरहाल ओवरऑल कोर्स दिखाने का पर्पस क्या है कि हम बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अकाउंटिंग वर्ड्स, कि हम इनिशियली समझेंगे ही अकाउंटिंग वर्ड को और आपको बहुत कुछ क्लियर होगा जो अभी तक भी आपको क्लियर नहीं है। एंड देन हमने एट द एंड अपना चीजें खत्म कहाँ पे करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, ये हमारी बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू द अकाउंट्स, उसके बाद हमारी चेंजेस इन इक्विटी, फिक्स एसेट स्केड्यूल्स। तो ये चीजें, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन और वो सारी चीजें हमारी करना, ये हमारा एंड होगा। इस दौरान मेन टॉपिक हमारा समझने के बाद एक्सेल या गूगल शीट के अंदर अपने लेजर्स क्रिएट करना, उनसे ऑटो ट्रायल बनाना, सॉरी सॉरी, उनसे आप अपनी ऑटो सप्लायर लिस्ट जनरेट करना। तो डिफरेंट किस्म की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज यूज नहीं होती। ठीक है, इसी तरह आपने दो दो तीन तीन टाइप लेजर्स की भी पढ़ी होंगी, वो भी प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें मुख्तलिफ होती हैं, तो हम इनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों को गैप को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप अगर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा जो हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है ना उनके स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा आपका लाइजन कराऊं कहीं पे ना, जिस दिन आप आपस में गपशप करें, डिस्कशन करें, वो आपसे एडवांस के ऊपर है, उनसे पूछे चीजें कि किस तरह वो कर रहे हैं और उनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो उसमें एक्चुअली कुछ बिजनेसमैन भी मौजूद है जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूई में इस टाइम एम्प्लॉय हैं और उनको उस पर्पस के लिए अपनी ये अकाउंटिंग लर्न करनी है तो वो कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो वहां से आपको एक बेहतर बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। और इसके अंदर पीआरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सबका एक दूसरे के साथ लाइजन होना चाहिए, चीजें आप आपस में डिस्कस करें, क्लियर करें, फर्दर लर्न करें, क्योंकि ये एक बहुत एडवांस फील्ड है, इसमें जितना भी आप लर्न करते हैं उतना कम है। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था हमारे कोर्स को लेके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वर्ड अकाउंटिंग। कोई क्वेश्चन आप लोगों सर नेक्स्ट क्लास जो है वो सैटरडे और संडे को है गालिबन। को? ये आपको मोइन साहब बताएंगे।
ज्यादा बेहतर है। ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह। टाइमिंग मेरे ख्याल में आप सबके लिए फ्लेक्सिबल है। सर जी जी, सैटरडे का ये जो टाइम टाइम ठीक है है। वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, अच्छा, सर ये टाइम बट मेरे लिए भी संडे का सही नहीं है। आपके लिए भी ठीक नहीं है। ओके, टाइम ये यस मुझे सर। भी लग नहीं, रहा था ये इशू। सैटरडे को मैं चाहता हूँ कि आप दोपहर में 1 बजे से शुरू कर दें, और संडे को मैं इसी टाइम पे अवेलेबल होऊंगा, 9 बजे इंशाल्लाह, कोई इशू अबे नहीं सर है। साहब, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑफिस होता हूँ। ओके 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 ओके, मैं खुद भी ऑफिस सर होता हूँ मेरी सैटरडे को। सर हम्म, मेरी मेरी वीकेंड में यूनी होती है, तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा दिन। दिन में आप नहीं ले पाएंगे। ओके, 6 बजे तो के बाद का टाइम रखें, जो भी रखें। हाँ, ये ज्यादा सुटेबल मुझे भी फील हो रहा है। खैर बहरहाल, टाइम के ऊपर हम वोटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो जो टाइम कम्युनिकेट किया वो तो चलना चलना। या अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप संडे को जो है वो टाइम बढ़ा दें, अपना सैटरडे को ओमिट कर दें, ओके, टाइम वहां बढ़ा दें संडे का। ये वाला पॉइंट आमिर साहब, हमारी 2 क्लासेस हो जाए ना, तो हम सब अपनी एक पेस सेट कर लें, अपना स्टेमिना ठीक है। सेट कर लें कि आप कितना नॉलेज जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग वाला जो इंक्रीज या बिल्कुल। डिक्रीज वाला है ना, वो इसके ऊपर बेस करेगा। तो उसके लिए हमें 2 लेक्चर वेट करना पड़ेगा, ताकि सब अपने अपने आप को ना एनालाइज कर लें। ठीक है। आई थिंक कि 1 स्पेल में ना हो संडे को, मतलब 2 स्पेल्स में हो जाए, जैसे 6 से 7:30 तक हो जाए, फिर एक 10 बजे वाला सेशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि छुट्टी का दिन है, तो सबको मेरा ख्याल है कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सैटरडे को किसी का छुट्टी नहीं ऑफिस होती, छुट्टी की हमें जरूरत नहीं फ्राइडे है। को होती है। सर एक तो छुट्टी होती है, उसमें भी घूमे नहीं। अच्छा, फ्राइडे को अगर छुट्टी है तो फ्राइडे को मैं भी अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं है। 9 बजे मैं अवेलेबल हूँ फ्राइडे को, फ्राइडे कर लें और संडे कर लें, नो इशू। चले, ये ये भी मेरे लिए इस पॉसिबल है। डिस्कशन को हम यहीं करते हैं। मतलब इसका ये है कि इसके ठीक। ऊपर इत्तेफाक मौजूद नहीं है। हम इसकी ग्रुप के अंदर, और मोइन साहब इसको टेकअप करें, उनका स्टेमिना ज्यादा है इस तरह की डिस्कशन में, मेरा बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। उनका माशाल्लाह तो बहुत अच्छा स्टेमिना है, जबरदस्त। मैं मोइन साहब को जो है चलें वो ठीक। बताऊंगा। वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ग्रुप पे वोटिंग होगी, जो मेजोरिटी होगी, या मेजोरिटी नहीं 100% एग्री होंगे तो चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी, बस। ठीक है। सर एक अल्लाह छोटा ताला आप सा सवाल सबको। आपसे और करना था, जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि जी जी। अगर आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए, ये कोर्स तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे, और इसको ठीक है आखिर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक और है ठीक जाहिर है। है, आप आज इतना सीखा है, तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आने वाले टाइमिंग्स में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम लेकिन सब मैं एक ये दूसरे से चाह रहा सीख था रहे कि होते हैं। सर मैं चाह रहा था कि सर कोई ट्रेजरी मैनेजमेंट के ऊपर भी आप कोर्स स्टार्ट करें, या अगर आप कोर्स स्टार्ट आमिर नहीं कर साहब, रहे इन आमिर फ्यूचर, साहब, इन आप फ्यूचर मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनल। चलें आप ठीक है अपनी सर, मैं एक्सपेक्टेशन पर्सनली मेरे कर साथ दूंगा। डिस्कस कर लीजिएगा। हम उसके ऊपर ठीक कोई है, ना कोई ठीक सोल्यूशन ठीक है सर। निकाल लेंगे, क्यों परेशान हो रहे डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच हैं। सर, सो काइंड ऑफ थैंक यू यू, वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू। ओके, थैंक यू सबको। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते आमीन। हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।